नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चालू कर रखी है, उसी प्रकार हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसमें भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ पा रहे होंगे, मानव में आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वहां एक्स अम्ल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलवे के अलावा इससे पहले एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में एकमात्र ऐसा कौन सा अम्ल होता है जो आमाशय में उत्पन्न होता है। क्वेश्चंस का अर्थ ये निकल रहा है, हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एकमात्र अम्ल का निर्माण होता है, वो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहाँ निकलता है? हमारा जो पेट होता है, हमारा जो आमाशय होता है, वहाँ निकलता है। और आमाशय में जो विभिन्न प्रकार के जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसको पचाने में ये सहायता करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसा कि आप जानते होंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। और ये परभल अम्लों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब आगे आपका ये क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में एकमात्र ऐसा अम्ल का नाम बताओ जो उत्पन्न होता है। कौन सा? HCl। और ये जो अम्ल होता है ये हमें बाई बर्थ मिलता है, यानी कि हमारे मम्मी पापा से मिलता है। तो आप यहाँ से सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दंतवलक यानी कि इनेमल किससे बना होता है? हमारा जो दांत के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो दांत के ऊपर कवर होता है, वो कवर किसका बना होता है? वो कवर बना होता है किसका? कैल्शियम फास्फेट का। यहीं से आपको जानना है क्या कि हमारा जो टीथ होता है, हमारा जो दांत होता है, इस दांत के ऊपर 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। इन तीनों लेयरों में जो सबसे ऊपर की जो लेयर आती है वो लेयर आती है कौन सी? इनेमल प्रकार की। कौन सी आती है? इनेमल प्रकार की आती है। और ये मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सा? इनेमल। अब ये क्वेश्चन आपको दो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के अंदर उस पदार्थ का नाम बताओ जो सबसे कठोर है, तब आपको क्या बताना है? इनेमल बताना है। और पाया कहाँ जाता है? जो दांत के सबसे बाहर की तब जो कवरिंग की जाती है वो कवरिंग किसकी होती है? इनेमल की होती है। और दांत के ऊपर कितने प्रकार की परतें होती हैं? 3 प्रकार की परतें होती हैं। जो सबसे बाहरी होती है वो कौन सी होती है? इनेमल होती है। जबकि सबसे अंदर की जो होती है वो होती है पलप। कौन सी होती है? पलप होती है। तो आप यहाँ से सही उत्तर को जान पाए होंगे कि दांत का कवर किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? यानी कि हमारे को यहां बताना है कि जो निम्न में से कौन सा ऐसा जानवर है जिस दिए हुए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे लंबी आंत पाई जाती है। आंत का मतलब होता है आहार नाल। छोटी आंत, बड़ी आंत हो गई आहार नाल। और ये किसका काम करती है? भोजन को पचाने का काम करती है। अब देखो यहां से क्या जानना है, एक तो मांसाहारी जानवर आते हैं और एक क्या आते हैं? शाकाहारी जानवर आते हैं। एक तो कौन से आते हैं? मांसाहारी। और एक कौन से आते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं, शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाते हैं। अब यहां से हमें सीखना क्या है, मांसाहारी जो जीव होते हैं उन मांसाहारी जीवों में कभी भी सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब उनमें सेलुलोज का पाचन नहीं होने के कारण उनकी आहार नाल हमेशा छोटी होती है। किसकी तुलना में? शाकाहारियों की तुलना में। शाकाहारी जो जीव होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों में किसकी मात्रा होती है? सेलुलोज की मात्रा होती है। तो शाकाहारी जीवों में सेलुलोज का पाचन होता है। इसी कारण आपको यहां से पता करना है कि जो आंतें होती हैं या जो आहार नाल होती है वो मांसाहारियों की तुलना में बड़ी होती है। किनकी? शाकाहारियों की। अब देखो, लोमड़ी यहाँ मांसाहारी है, बाघ भी यहाँ मांसाहारी है, कुत्ता भी यहाँ मांसाहारी है। हमारा उत्तर होता क्या? डी हमारा सही उत्तर होता, क्योंकि खरगोश यहाँ क्या है? शाकाहारी जीव है। और शाकाहारी जीवों की आहार नाल मांसाहारी जीवों की तुलना में बड़ी होती है। तो आप यहां से समझ पाए होंगे। और ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन से कि ALP लोको पायलट के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसी प्रकार मैं आपको बहुत से मॉडरेट क्वेश्चनों को डिस्कस करवाने वाला हूं, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए इसी प्रकार और अपना प्यार मेरे साथ शेयर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो यहां आपको क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस बन रहा है क्या कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक होती है ऊर्जा का प्रकार, यानी कि अब यदि मैं इसको लॉजिकली आपको समझाऊं तो मेरे शरीर के अंदर जब तक ऊर्जा रहेगी तब तक मैं आपको ये जो मेरी साउंड पहुंच रही है वो पहुंच पाएगी। जैसे ही ऊर्जा खत्म होगी वैसे ही क्या होगी, ध्वनि आना बंद हो जाएगी। तो ध्वनि किसका रूपांतरण होता है, ध्वनि होता है ऊर्जा का रूप। अब यहां से हमें क्वेश्चन में बताना है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। जो प्रति सेकंड जो ध्वनि ऊर्जा की मात्रा जो गुजरती है उसे कहते हैं हम क्या, तीव्रता। क्या कहते हैं, तीव्रता। तो हमारा सही उत्तर होता कौन सा, ए। अब ये देखो जेई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपको मॉडरेट क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स के लिए भी, जैसे कि आपको एनटीपीसी में बैठना है तो यहाँ से आपको ध्वनि को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इसी प्रकार जो पिछले जो पेपरों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको यहीं से डिस्कस करवाने वाला हूं, तो आप सही उत्तर को समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि में खाली स्थान संचरण कर सकती है। अब हमारे को यहां से जानना था कि ध्वनि किस में संचरण कर सकती है। अब एक तो आती है, देखो कंफ्यूज करने वाली चीजें क्या क्या, एक तो आती है हमारे पास ध्वनि और एक आती है क्या, लाइट। एक आती है क्या, लाइट। अब जो लाइट की जो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जोड़ रखे हैं, वहां से आप लाइट की क्वेश्चंस हो गए, लाइट की जो और थ्योरी सेक्शन हो गई, उन सभी को आप वहां से देख सकते हो। इसी प्रकार मैं आपको ध्वनि के भी लेके आने वाला हूं। तो जैसे कि लाइट के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम ठोस हो सकता है, वो माध्यम द्रव हो सकता है, वो माध्यम गैस हो सकता है। लेकिन लाइट के लिए कोई मैटर आवश्यकता नहीं करती कि ध्वनि किस में संचरण करेगी। तो लाइट के लिए कोई मैटर आवश्यकता नहीं करता। और लाइट की सबसे ज्यादा गति होती है कहाँ, निर्वात में। जबकि ध्वनि की सबसे कम गति होती है कहाँ, निर्वात में। या हम ऐसे कह सकते हैं निर्वात में सबसे कम चाल से चलती है कौन, ध्वनि। अब यहां से हमें क्वेश्चन में बताना था कि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। और वो माध्यम क्या होता है, वो माध्यम गैस हो सकता है, वो माध्यम द्रव भी हो सकता है, और वो माध्यम ठोस भी हो सकता है। यानी कि तीनों ही माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो हमारा यहां से सही उत्तर होता कौन सा, ए होता कि दिए हुए जो सभी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों में ध्वनि का संचरण हो सकता है। और ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। आगे आने वाले जो रेलवे के पेपर है उनमें ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम खालिस्तान अवस्था में होना चाहिए। ये जेई की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले तो बात, जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में हमने सीखा कि ध्वनि संचरण कर सकती है किसमें, ठोस में। ध्वनि संचरण कर सकती है किसमें, द्रव में। ध्वनि संचरण कर सकती है किसमें, गैस में। लेकिन ध्वनि का संचरण नहीं होता है कहाँ, निर्वात में, या निर्वात में न के बराबर ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि के संचरण के लिए तीनों ही माध्यम आवश्यक हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इसी के साथ जो ध्वनि की सबसे ज्यादा गति होती है वो किसमें होती है, ठोस में होती है। उसके बाद होती है किसमें, द्रव में। और उसके बाद होती है किसमें, गैस में। तो आपको कहीं ऐसे पूछा जाता है कि ध्वनि की सबसे तीव्र गति किसमें होती है, ठोस में होती है। ध्वनि किसमें संचरण करती है, ध्वनि तीनों ही माध्यमों में संचरण करती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन सा, डी होता कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हमारे पास जो दिए हुए ऑप्शन है उन सभी में ध्वनि का संचरण हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको अलग वे से पूछा जाता कि ध्वनि का संचरण के लिए जो माध्यम आवश्यक होता है जिसमें तीव्र गति से ध्वनि चलती है वो कौन सा है, वो होता है कौन सा, ठोस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। हमारे पास जो चार ऑप्शन है इन चार ऑप्शनों में बताना था कि ध्वनि एक जो तरंग होती है इसकी विशेषता क्या नहीं है। अब ये देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है। अब जो ध्वनि जो तरंग होती है इस तरंग के 5 गुण होते हैं। और वो 5 गुण कौन कौन से होते हैं, एक तो आयाम होता है, एक आवर्ती होता है, एक वेग होता है, एक होता है आवर्तकाल। क्या होता है, एक होता है आवर्तकाल, और एक हो गया कौन सा, आयाम। दूसरा हो गया आवर्ती, तीसरा हो गया कौन सा, वेग, चौथा हो गया आवर्तकाल, और जो पांचवा आता है वो होता है क्या,
तरंग दैर्घ्य, यानी कि ध्वनि जो तरंग होती है इस तरंग की 5 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? आयाम, आवर्ती, वेग, आवर्तकाल और तरंग दैर्घ्य। जबकि जो हर्ट्ज यहाँ लिखा हुआ है ये हर्ट्ज तो आवर्ती को मापने की इकाई है। क्या है? आवर्ती को मापने की इकाई है। तो आप यहाँ से दो अलग अलग क्वेश्चनों को जान पाए होंगे, ध्वनि की विशेषता और हर्ट्ज के बारे में। हर्ट्ज के बारे में आपने क्या सीखा? हर्ट्ज के बारे में आपने सीखा कि ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है इस आवृत्ति को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है किसका? हर्ट्ज, एज जिसे लिखते हैं। तो सही उत्तर होता हमारा कौन सा? डी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि गमन नहीं कर सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी में, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, बहुत से पेपरों में, जेल प्रहरी के पेपर में, बहुत से पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल जिसे सस्ता क्वेश्चन आप कह सकते हो वो क्वेश्चन है ये। और ये लास्ट ईयर देखो लोको पायलट के पेपर में पूछा गया है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती। हमने पीछे के क्वेश्चनों में डिस्कस किया कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम द्रव हो सकता है, वो माध्यम ठोस हो सकता है और वो माध्यम हवा यानी कि गैस। हवा को क्या कह सकते हैं? गैसों का समूह। वो माध्यम क्या हो सकता है? गैस। लेकिन ध्वनि कभी भी गति नहीं करती है। किसमें? निर्वात में कभी भी गमन नहीं करती है। निर्वात में न के बराबर ध्वनि की चाल होती है, जबकि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में। तो ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती है? निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। सही उत्तर तक पहुंच पाए होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण होती है? जब भी आप किसी ध्वनि को देखते हो तो वो ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब उस वस्तु में क्या हो रहे हो? कंपन हो रहे हो। जैसे कि आप उदाहरण भी लेके दे सकते हो, घर पे लोहे के दरवाजे की आप चोट मारिए, जैसे ही आप चोट मारते हो तो साउंड आपके कानों तक पहुंचती है। लेकिन आपने उस दरवाजे को नोटिस किया होगा, वो जो दरवाजा होता है वो दरवाजा क्या करता है? कंपन करता है। यानी कि ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? किसी भी वस्तु के कंपन करने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहां से सही उत्तर होता कौन सा? बी होता। ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? अब यहां से हमारे को ध्वनि और प्रकाश जो है उनके बारे में सही कथन को चुनना था। मैं आपको बता दूं कि जो ध्वनि होता है, अब जो तरंगे होती है, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यांत्रिक और एक होती है अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक तरंगे वे आती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो ध्वनि होती है वो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि जो प्रकाश जो होता है ये प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होती है। एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है कौन? प्रकाश। जबकि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है कौन? ध्वनि। तो आप यहां से पक्का इस क्वेश्चन को पता रखें, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डोपलर प्रभाव संबंधित है। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पता रखना है आपको कि जो डोपलर प्रभाव होता है वो डोपलर प्रभाव संबंध होता है किसके साथ? ध्वनि के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ध्वनि संचरण के समय जो उच्च घनत्व का क्षेत्र आता है उसे कहते हैं क्या? संपीड़न। जबकि कम घनत्व का जो क्षेत्र आता है उसे कहा जाता है विरलन। क्या कहा जाता है? उसे विरलन कहा जाता है कम घनत्व वाले क्षेत्र को, जबकि अधिक घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संपीड़न कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के किस गुण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? यानी कि ध्वनि का ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण ध्वनि मोटी और पतली होती है? अब देखो ये राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन कांस्टेबलों में पूछा हुआ है कि ध्वनि का जो गुण होता है वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है तारतम्य पे। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा पाऊं कि महिलाओं की ध्वनि पतली होती है जबकि पुरुषों की मोटी होती है, वो किस गुण के कारण? वो होता है तारतम्य के कारण। बच्चे की ध्वनि भी पतली होती है, वो तारतम्य के कारण ऐसा हो पाता है। तो आप समझ पाए होंगे कि जो ध्वनि का मोटा या पतला का जो गुण होता है वो किस पे निर्भर करता है? तारतम्य पे निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? अभी हमने इससे पीछे के क्वेश्चनों में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब देखो ये सीपीओ की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है जिसे हम किस में मापते हैं, HZ आपने कहीं देखा होगा, हर्ट्ज। तो ये आवृत्ति मापने की एक इकाई होती है, कौन? हर्ट्ज। चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या होती है? अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटिव था, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और दोनों की कुछ भाषा भी आप देख पा रहे होंगे अलग अलग है। तो आप क्वेश्चन को भाषा के आधार पर नहीं पढ़े, उसको समझे पहले क्वेश्चन को। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हर्ट्ज का उपयोग करते हैं, जिसे आपने लिखा होगा HZ। और आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती हैं, अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य, से आपने जाना होगा। इसी प्रकार आज की जो सीरीज है उस आज की सीरीज को आप समझ पाए होंगे और चैनल पे अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इन क्वेश्चनों की PDF लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। RD मैथ चार्जर सर्च करें, वहां आपको इसके अलावा मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, इनकी PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं और एक नए जोश और जुनून के साथ फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।